Hello, good morning my dear students. Today we will study about the economics of class 12th and in this we will study about the chapter Human Capital Formation in India part 3 and in this chapter we will study that what is the actual condition of human capital formation in our country. In this chapter we have studied about the various sources of human capital formation, that is the education, health, job training, migration and information. So now we will study state of human capital formation in India. First point is that in this section we are going to analyze human capital formation in India. We have already learned the human capital formation is the outcome of investments in education, health, on job training, migration and information. Of these, education and health are very important source of human capital formation. We know that India is a federal country with a union government, state government and local governments. हम ये जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो फेडरल कंट्री है और उसमें 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपलिटीज़ एंड विलेज पंचायत, इनको इंक्लूड करते हैं हम. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द फंक्शंस टू बी कैरिड आउट बाय ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट. और कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से फंक्शन कैरी आउट किए जाएंगे कौन कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और लोकल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी. एवरीथिंग क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. Accordingly, expenditures on both education and health are to be carried out simultaneously by all the 3 tiers of government. तो जो एक्सपेंडिचर किया जाता है बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज के ऊपर, तो तीनों ही टाइप की गवर्नमेंट उसमें एक्सपेंडिचर करती है. वी नो दैट गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन इंडिया. एजुकेशन और हेल्थ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है. और एजुकेशन की जो कंडीशन है अपने देश में, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 barely 74.04% of the population is literate as against 90 to 95% literacy in developed countries of the world. जनरली हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में लिटरेसी 90 से 90% तक होती है, लेकिन अभी भी हमारे देश में 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 74% पॉपुलेशन लिटरेट है, जो कि बहुत ही कम है. तो ये हमारे देश की एजुकेशन की रियल कंडीशन है. बिफोर वी टेक अप द एनालिसिस ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, we will look into the need for government intervention in education and health sectors. अब सबसे ज़रूरी बात है कि सिर्फ हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरवेंशन भी इसके अंदर ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सेक्टर देखे कि हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ की सिचुएशन क्या है. वी अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल benefits and this is the reason for the existence of both private and public institutions in the education and health services markets. जैसा पहले बताया जा चुका है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही एजुकेशन के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर करते हैं, हेल्थ के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर करते हैं. गवर्नमेंट जब हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है तो सोशल बेनिफिट्स के लिए करती है, और प्राइवेट सेक्टर जब हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज पे खर्च करता है तो उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है. तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए. गवर्नमेंट खुद अगर ये फैसिलिटीज़ दे तो पुअर पर्सन भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं. सो द इन गवर्नमेंट सेक्टर और इन पब्लिक सेक्टर वी कैन से दैट देयर इज़ द मोटिव ऑफ सोशल बेनिफिट्स एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. और गवर्नमेंट सेक्टर एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के लिए आगे नहीं आएगा तो पुअर पर्सन को अच्छी हेल्थ और हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेगी, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिलेगी और कंपैरेटिवली वो रिच लोगों की तुलना में बहुत ही पीछे रह जाएगा. Expenditure on education and health make substantial
लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अब एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आज एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे तो फ्यूचर में हमारे पास में स्किल्ड पर्सन अवेलेबल रहेंगे, एक्सपर्ट्स अवेलेबल रहेंगे, तो हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और हेल्दी अगर मान लो अभी जैसे वैक्सीनेशन प्रॉपर होगा और क्लीनलीनेस और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी तो फ्यूचर में हम हमारे पास में अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी और हम और अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं और हमारी इकोनॉमी और अच्छी तरह से ग्रो करेगी। स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया कंटिन्यूड। In India, the ministers of education at the union and state level, departments of education and various organizations like National Council of Education Research and Training (NCERT). NCERT का मतलब National Council of Education Educational Research and Training, University Grants Commission मतलब UGC and All India Council of Technical Education मतलब AICTE facilitate institutions which come under the education सेक्टर। तो एजुकेशन सेक्टर में ये संस्थाएं हमारे लिए वर्क करती है, जिसमें बेसिकली आपको नाम याद रखना है NCERT, UGC, AICTE, CBSE और इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना, जनरली पूछी जाती है। तो ये सभी संस्थाएं हमारे एजुकेशन सेक्टर को आगे लाने के लिए, एजुकेशन सेक्टर लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए ये संस्थाएं वर्क करती है। सिमिलरली द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, departments of health and various organizations like National Medical Commission and Indian Council for Medical Research facilitate institutions which come under the health sector। तो हेल्थ सेक्टर के की जो संस्था है ICMR, जिसको बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसी के अलावा NMC जो है नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये हमारे देश में हेल्थ कंडीशन को बेटर बनाने के लिए, हेल्थ कंडीशन को अच्छा बनाने के लिए और हेल्थ फैसिलिटीज़ हर व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए ये संस्थाएं वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, वी सी दैट अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन फॉर एजुकेशन, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट शुड बी एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल GDP। जैसा कि कोठारी कमीशन ने बताया कि कम से कम 6% एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर होना चाहिए टोटल GDP का। जो हमारे देश की टोटल GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए। दिस एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है एजुकेशन के ऊपर, उसको 2 तरीके से मेजर किया जाता है। फर्स्ट है एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अभी मैंने बताया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 6% एजुकेशन सेक्टर पे खर्च होना चाहिए, एटलीस्ट 6%, मतलब 6% से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में जो एजुकेशन के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो GDP का बहुत ही कम परसेंटेज होता है, लगभग 4% के करीब खर्च किया जाता है। और दूसरा टर्म जो है टोटल एक्सपेंडिचर के रूप में देखा जाता है कि गवर्नमेंट अपने बजट में से टोटल एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ड्यूरिंग 1952 टू 2014 एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड फ्रॉम 7.92 टू 15.7 and as a percentage of GDP increased from 0.64 to 4.13%। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर के रूप में अगर देखा जाए टोटल बजट के, तो 1952 में 7.92% पूरे बजट का खर्च होता था एजुकेशन के ऊपर, और ये बढ़ करके 2014 में 15.7% हो गया। और जब हम टोटल GDP से उसको कंपेयर करते हैं तो GDP के हिसाब से 1952 में 0.6% खर्च होता था, मतलब 1% से भी कम, और फिर वो बढ़कर के 2014 में 4.13% हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि 2014 में 4.13% खर्च हुआ, लेकिन कोठारी कमीशन जो कि एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा कमीशन था, बहुत ही उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एजुकेशन सेक्टर में, तो उसके अनुसार 6% होना चाहिए, लेकिन ये कम है, 4.13% है केवल।
Next point is that throughout this period, the increase in education expenditure has not been uniform and there has been irregular rise and fall. एजुकेशन एक्सपेंडिचर में जो राइज और फॉल हुआ है वो इरेगुलर है. कभी मान लो एजुकेशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया और किसी दूसरी गवर्नमेंट में एजुकेशन एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हो गया, तो इस टाइप से ये इरेगुलर सिचुएशन को शो करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टू दिस इफ वी इंक्लूड द प्राइवेट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड बाय philanthropic institutions, the total education expenditure should be much higher. अब ये सब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इसमें दिखाया गया है. जनरली एजुकेशन के ऊपर इंडिविजुअल पर्सन भी खर्च करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी खर्च होता है, और भी जो इंस्टीट्यूशंस खर्च करती है तो उसका भी अगर जोड़ेंगे तो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कम है. Next point is that as we expand school education, we need more teachers who are trained in the higher educational institutions. Therefore, expenditure on all levels of education should be increased. जब हम देखते हैं कि टीचर की ट्रेनिंग के लिए भी गवर्नमेंट को खर्च करना होता है और बच्चों की एजुकेशन के लिए भी, जैसे प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एजुकेशन सेक्टर में इंक्रीज होना चाहिए. In 2014-15, the per capita public expenditure on elementary education differs considerably across states, from as high as rupees 34,651 in Himachal Pradesh to as low as rupees 4,088 in Bihar. अब हम 2014-15 के डेटा के हिसाब से देखेंगे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो एलिमेंट्री एजुकेशन सेक्टर में हुआ वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा था. पर पर्सन जब हम देखते हैं उसको, पर कैपिटा पर पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब पर पर्सन एक साल में हिमाचल प्रदेश में 34,651 रुपीज़ का किया गया, जबकि बिहार में ये सबसे कम था और ये 4,800 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर किया गया. तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप का वेरिएशन देखने को मिलता है. कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं और कुछ स्टेट्स है वो एजुकेशन के ऊपर कम खर्च करते हैं. अगर किसी स्टेट में एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है तो डेफिनेटली एजुकेशन लेवल वहाँ पे इंक्रीज होगा और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा और एजुकेशन के मामले में उनकी लिटरेसी रेट भी बढ़ेगी, फीमेल लिटरेसी रेट भी बढ़ेगी. तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, तो एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. दिस लीड्स टू डिफरेंसेज इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अटेनमेंट्स अक्रॉस स्टेट्स. तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ही डिसाइड होता है कि लोगों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है या फिर कम मिल रही है. There are some more important points about that Kothari Commission we have discussed, that is also called the Education Commission 1964 to 1966. उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट एजुकेशन के ऊपर 6% खर्च होना चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे देश में सिर्फ 4% जीडीपी का खर्च होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट तपस मजूमदार कमेटी का है जो कि 1999 में अपॉइंट की गई थी और उसके अनुसार 10 साल में जो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया गया 1998 से लगा करके 2006 तक 1.37 लाख करोड़. तो ये एजुकेशन का टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे शो हो रहा है. ये बहुत मतलब ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें, पर कैपिटा अगर हम एक्सपेंडिचर कंपेयर करें तो ये कम होगा. और बेसिकली ये जो खर्च किया गया टू ब्रिंग ऑल इंडियन इन एज ऑफ ग्रुप 16 to 14 ईयर्स अंडर द परव्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन. तो इस एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट पॉलिसी का मेन टारगेट ये था कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना और उनकी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना. इसी को ध्यान में रखते हुए RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 में पास हुआ और उसके अकॉर्डिंग अभी ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है. RTE एक्ट जिसको हम कहते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और ये 6 से लगाकर 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है. और ये एक बच्चे का राइट है कि बच्चे को 14 ईयर्स तक की एज तक मतलब 8वीं क्लास तक बच्चे को फ्री एजुकेशन मिले
और इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा बच्चे के ऊपर नहीं आए। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई गई है और ये एक्ट पास किया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट कम से कम दूरी पर स्कूल प्रोवाइड करेगी और जो गवर्नमेंट स्कूल होगा उसमें गवर्नमेंट 8वीं तक के बच्चों की फीस नहीं लेगी। और प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% रिजर्वेशन गरीब बच्चों के लिए रखा गया है। नेक्स्ट वी सी दैट गवर्नमेंट ऑल्सो टेक द एजुकेशन सेस, जो कि पहले 2% था, अब बढ़ा करके 4% कर दिया गया है। और एजुकेशन सेस से जो रिसीविंग होती है, रिसिप्ट्स मिलती है गवर्नमेंट को, तो उसका पैसा वो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाता है। अभी जो 4% सेस जो लिया जाता है वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर खर्च करने के लिए लिया जाता है। और बेसिकली जो एजुकेशन सेस से जो मनी रिसीव होगा that has been earmarked for the spending on elementary education। तो इसका मेन टारगेट है एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर उसका खर्च करना। इन एडिशन टू दिस द गवर्नमेंट सैंक्शंस एज अ लार्ज आउटले फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड न्यू लोन स्कीम्स फॉर स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन। और इसके लिए गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी लोन स्कीम्स भी होती है और सस्ती दर पे और बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे बच्चों को लोन मिलता है, जिसकी वजह से वो अपनी हायर एजुकेशन वो पूरी कर सके। एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया, अब हमने देखा अलग अलग टाइप की एजुकेशनल अचीवमेंट्स हमने गेन किए हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज जो बनाई गई है उसके बारे में हमने डिस्कस किया और फिर हमें उससे कितना अचीवमेंट मिला। Generally, educational achievements in a country are indicated in terms of adult literacy level, primary education completion rate and youth literacy rate। जनरली हम देखेंगे कि एजुकेशन अचीवमेंट हमने कहाँ तक गेन किया, तो हमें देखना है कि हमारे देश की लिटरेसी रेट कितनी है, प्राइमरी एजुकेशन किस टाइप की है, ये सब चीज़ें देखनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिटरेसी रेट जो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग है वो 74.04% है। आप देख सकते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011 इज 74.04%। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इन प्राइमरी एजुकेशन इन 1950 to 51 देयर नंबर वाज 2.23 लाख। प्राइमरी एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशन थी वो 2.23 लाख थी और ये बढ़कर के इन 2015-16 में ये बढ़कर के कितनी हो गई 12.70 लाख, ये 12.70 लाख हो गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि 2015-16 में प्राइमरी और मिडिल स्कूल में लगभग 17 करोड़ बच्चे एजुकेशन गेन कर रहे थे। वहीं हम अगर हायर एजुकेशन में देखें तो हायर एजुकेशन में उन बच्चों की संख्या कम हो जाती है और वो कितने हो जाते हैं 3.2 करोड़। और हायर एजुकेशन जिसको हम यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन बोलते हैं उसमें बच्चों का परसेंटेज और भी कम हो जाता है और ये संख्या जो होती है 34.6 लाख। तो हमने देखा कि प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे एजुकेशन गेन करते हैं सेकेंडरी लेवल पे उनकी संख्या और कम हो जाती है और हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन या फिर एकेडमिक एजुकेशन, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन गेन करने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हमारी टोटल एजुकेशन में सिस्टम इस प्रकार के होना चाहिए कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी स्कूल में सभी का एनरोलमेंट हो और उनमें से सभी बच्चे सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन भी गेन करें और सभी के सभी बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन भी गेन करें। ये हमारा बेसिक टारगेट होना चाहिए। नाउ वी विल नो अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ एजुकेशन, कि फ्यूचर में हमारी एजुकेशन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, एजुकेशन फॉर ऑल इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, क्योंकि अभी एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारा वेरिएशन है कि रिच और पुअर गैप बहुत ज़्यादा है कि रिच पर्सनस को अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, वो हायर लेवल तक एजुकेशन गेन कर लेते हैं, लेकिन पुअर पर्सनस जो है वो हायर एजुकेशन गेन नहीं कर पाते क्योंकि अभी भी बहुत सारी परेशानियां आती है जिसकी वजह से वो हायर एजुकेशन गेन नहीं कर पाते हैं। प्राइमरी लेवल तक की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाते हैं जिसमें कई इकोनॉमिक फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स वहाँ पे डिपेंड करते हैं। बहुत सारे लोगों की इनकम इतनी कम होती है कि वो एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं कर पाते हैं।
और सोशल एक्सक्लूजन, सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिच और पुअर के अलावा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग हैं वो अच्छी एजुकेशन गेन नहीं कर पाते हैं। रूरल और अर्बन एरिया का भी गैप होता है कि रूरल एरिया में बहुत ही कम एजुकेशन लेवल होता है, लिटरेसी रेट कम होती है, वहीं अर्बन एरिया में लिटरेसी रेट ज़्यादा होती है। तो रूरल एरिया में भी लोगों को मोटिवेट किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुलनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन गेन कर सके। थ्रू लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ एडल्ट्स as well as youth have increased, still the absolute number of illiterates in India is much as India's population was at the time of independence। जितनी पॉपुलेशन हमारे देश की इंडिपेंडेंस के समय थी उतनी पॉपुलेशन भी अभी तक हमारे यहाँ पे इलिटरेट है, तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। In 1950 when the Constitution of India was passed by the Constituent Assembly, it was noted in the directive principle of the country। कंट्री के डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे भी ये डिसाइड किया गया कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी, गवर्नमेंट के लिए निर्देश दिया गया है कि वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगी और 100% लिटरेसी गेन करने के लिए अपने पूरा का पूरा एफर्ट करेगी। ऐसा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर दिया हुआ है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं। तो एजुकेशन का जो चैप्टर है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा RTE एक्ट 2009 अभी पास हुआ है और वो अभी इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 10 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी और कोई भी बच्चा 14 ईयर्स तक का इलिटरेट नहीं रहेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशंस के ऑब्लिगेशंस थे और कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइप से बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं कि सभी को अच्छी एजुकेशन मिले। और कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी चेंज करके भी नया एक्ट भी जोड़ा गया है और इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी हमारे जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे और कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अभी भी हमने अपना गोल है वो अचीव नहीं किया है। Had we achieved this, we would have 100% literacy by now। तो अगर मान लो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑब्लिगेशंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट भी वर्क करती, लोग भी वर्क करते, तो अब तक हमारे देश में 100% लिटरेसी रेट हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी भी हमारे देश में लिटरेसी रेट बहुत ही कम है और डेवलप्ड कंट्रीज से अगर हम तुलना करें तो हमारे देश की लिटरेसी रेट अभी भी बहुत ही कम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।